शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। एक मित्र ने पूछा है, कृपया विचारों की स्पष्टता के संबंध में अपनी दिव्य वाणी से हम सभी को प्रकाशित करने की कृपा करें, क्योंकि जीवन में द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत खतरनाक है। यह द्वंद्व जीवन की गति को बाधित भी करता है। कृपया मार्गदर्शन करें। कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व या दो विपरीतताओं के बीच संघर्ष, यही जीवन है, यही तुम्हारा होना ही द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है। तुम जन्म लेते हो और इसी द्वंद्व से, इस कॉन्फ्लिक्ट से ही विकसित होते हो। एक साधक के लिए आवश्यक है कि वो इस द्वंद्व से, इस कॉन्फ्लिक्ट से विचलित ना हो, क्योंकि तुम इस द्वंद्व से बच नहीं सकते। वही तुम हो। इसीलिए जीवन पर्यंत तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दो दिशाओं में खींचे जा रहे हो। तुम्हारे भीतर मांग होती है कि सब कुछ सीधा साफ हो जाए, जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट न रहे, लेकिन तुम एक ओर से सुलझाते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट दूसरी ओर से आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी संरचना ही यही है। तुम्हारा शरीर ही इस द्वंद्व से निर्मित है। स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा के जिस संयोग से तुम्हारा ये शरीर बना है, उसके भीतर एक इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट, तुम उससे बाहर नहीं हो सकते। जब तक तुम शरीर से पार अपनी चेतना को अनुभव न कर लो, तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम पूछते हो विचारों की स्पष्टता कैसे लाएं, और तुम अगर सजग होकर देखोगे कि ये एक मिथ है, विचारों की स्पष्टता एक मिथ है। तुम एक समय पर स्पष्ट होते हो और दूसरे समय पर वही स्पष्टता जाने कहां विलीन हो जाती है। यानी कि स्पष्टता और उलझाव के एक नृत्य में तुम गति करते हो। विचारों की जो संरचना है, उनमें स्पष्टता की, क्लैरिटी की कोई जगह ही नहीं। विचार कभी स्पष्ट होते ही नहीं है, उनका गुणधर्म ही उलझाव है। विचार का गुणधर्म ही द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक तुम विचारातीत ना हो जाओ, तुम बियॉन्ड थॉट ना चले जाओ, तुम उस कॉन्फ्लिक्टलेस अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। फिर विचारों की स्पष्टता से अभिप्राय क्या है? विचार एक बड़ा ही उपयोगी और जीवन में तुम्हें दिशा देने वाला उपकरण है। वो तुम्हें मिला हुआ एक उपयोगी यंत्र है। तुम उसे समझ सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो, और जब तुम अपने विचार का उपयोग कर पाते हो तो उसे स्पष्ट कह सकते हैं। और जब विचार ही तुम्हारा उपयोग करते हैं तो तुम विचारों के उलझाव के शिकार होते हो। आमतौर से व्यक्ति विचारों का उपयोग नहीं करता, विचार ही उसका उपयोग कर लेते हैं। कुछ विशेष किस्म के विचारों ने उसे घेर लिया होता है, उसके चित्त को आच्छादित कर लिया होता है, और वहीं से उसके जीवन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
विचार मात्र का कोई बड़ा महत्व नहीं है। तुम अगर ये कहो कि बड़े सुंदर सुंदर विचार मेरे पास हैं, तो इसका भी कोई बड़ा महत्व नहीं है। और तुम कहो कि मेरे पास बड़े अराजक विचार हैं, तो इसका भी कोई अपराध बोध होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय तुम विचारों की एक ऐसी धारा के संपर्क में आ गए हो जो तुम्हें किसी विशेष स्थिति की ओर ले जा रही है। तुम जागे हुए हो तो ये सब तुम्हारे पास से ऐसे ही गुजर जाती हैं जैसे बहती हुई हवाएं। तुम आसपास के एक वातावरण में रहते हो जिसमें तुम सांस लेते हो, ऐसे ही तुम्हें एक विचारों के वातावरण ने घेरा है जिसमें तुम विचार करते हो। कोई विचार तुम्हारा अपना नहीं है। कुछ लोग विचारों को अपना मानने की भूल कर बैठते हैं और बहुत पीड़ित होते हैं और दूसरों को भी बहुत पीड़ित करते हैं। सारा झगड़ा ही, सारा संघर्ष ही मेरे विचार और तुम्हारे विचार का। विचार कर कर के भी तुम कहां पहुंचोगे? अधिक से अधिक विक्षिप्तता की ओर। विचार की प्रक्रिया से विचारों में आज तक कोई स्पष्टता नहीं आई। ये बड़े बड़े विचारकों के जीवन को उठाकर देखने से तुम स्वतः ही समझ सकते हो। पश्चिम का बहुत प्रसिद्ध विचारक इमैनुअल कांट कहते हैं कि एक दिन अपने घर आया, छाता लिए हुआ था, रात में आया और उसने छाते को बिस्तर पर लेटा दिया, रजाई उड़ा दी और खुद जाके कोने में खड़ा हो गया। सुबह तक खड़ा रहा। जब उसका नौकर चाय लेकर आया तब अचानक वो चौंका। उसने कहा कि अगर मैं कोने में खड़ा हूं तो बिस्तर पे कौन सो रहा है? तुम इस पर हंस सकते हो, तुम्हें लगेगा कि ये कैसी विचित्र दशा है, लेकिन विचारकों के जीवन में ये घट सकता है। हंसने के साथ ही इस पर तुम एक और दृष्टि से भी विचार कर सकते हो कि विचार की जब अति हो जाती है तो कुछ अजीबोगरीब चीजें भी तुम्हारे जीवन में आती हैं। लेकिन अगर विचार हो ही ना जीवन में तो पूरा जीवन ही अजीबोगरीब हो जाता है। तो दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव पर जहां विचार है ही नहीं और एक ध्रुव जहां पर बहुत विचार है। अध्यात्म एक तीसरे ध्रुव पर जाता है जहां तुम विचारातीत हो जाते हो, तुम उस धारा से अलग हो जाते हो। जब तक उस विचार से तादाद में बिठाकर चल रहे होते हो तो तुम भी कोने में खड़े हुए कांट से अलग नहीं। हर व्यक्ति ऐसे ही जी रहा है। लेकिन जैसे ही तुम उस धारा से अपना तादाद में तोड़ते हो, तुम पाते हो कि अब विचारों का उपयोग कर सकते हो। अब तुम्हारे भीतर से सृजनात्मक विचारों की धारा गुजरती है और तुम उसे देखते हो। तुम उसे ये नहीं कह सकते कि ये मेरा विचार है। जैसे तुम अपने भीतर से गुजरती हुई सांस को क्या कह सकते हो कि ये मेरी सांस है? कहने को तुम कहते हो कि मैं सांस ले रहा हूं, लेकिन जरा जाग कर देखोगे कि तो सांस चल रही है, तुम ले कहां रहे? ले रहे होते तो लेते ही रहते, फिर जब वो बंद होती तब भी तुम लेते ही रहते। सांस कहां ले रहा है कोई? सांस चल रही है इस शरीर के यंत्र के भीतर से गुजरती हुई, वो तुम्हारी नहीं है। ऐसे ही विचार तुम्हारे भीतर से गुजरते हैं लेकिन वो तुम्हारे नहीं। इसीलिए वो इस शरीर से, इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म से, इस शरीर मन के यंत्र से दूसरे शरीर मन के यंत्र तक बहते चले जाते हैं। इस काल से उस काल तक बहते चले जाते हैं। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति उनका उपयोग करता है। तुम लिखते हो कि इस
द्वंद्व से कैसे मुक्त हो। तुम द्वंद्व को समझ लो तो उससे मुक्त हो जाते हो। द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास एक नया द्वंद्व है। लेकिन उस सारे कॉन्फ्लिक्ट को देख लेना, तुम्हारे भीतर जो चल रहा है, सारी विपरीतताओं को, सारे अपोजिट्स को अपने भीतर देख लेना, तुम्हें एक मुक्ति का एहसास देता है। वही मुक्ति है, क्योंकि इस जीवन में रहते हुए तुम इस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं गुजरोगे, ये संभव नहीं है। लेकिन इस द्वंद्व को देखा जा सकता है। तुम्हारे भीतर जो इस द्वंद्व को देखने वाली अवस्था है, वही उससे मुक्ति की अवस्था है। उस पर सामंजस्य नहीं होगा। यह नहीं होगा कि विपरीतताएं किसी दिन एक जैसी हो जाएंगी। इसीलिए जो विचार पर बहुत जोर देते हैं और विचार की स्पष्टता पर वो कोशिश करते हैं कि सारे विचार करीब करीब तय हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। धार्मिक सम्मेलन भी लोग करते हैं और सारी बातों को इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं कि एक ही बात कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं। थोड़ा सुकून मिलता है तुमको कि हर जगह एक ही बात चल रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर तुम्हें पता चल जाता है कि नहीं, एक ही बात नहीं चल रही। ऊपर ऊपर से एक थी लेकिन कुछ और है। वास्तविकता यह है कि विपरीतता है, विचारों की विपरीतता है, उसको स्वीकार कर लेना, उसमें एकता की कोशिश बंद कर देना, वहीं से तुम्हारा मार्ग खुलता है। विचारों की स्पष्टता लानी है तो तुम्हें ध्यान से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिसे तुम स्पष्टता के नाम से जानते हो वो ऊर्जाओं का संतुलन है। विचार तो सबसे बाहरी परिधिगत अभिव्यक्ति है, सबसे पेरिफेरल एक्सप्रेशन है। तुम्हारे केंद्र में ऊर्जागत द्वंद्व है। तो ध्यान से गुजरकर तुम अपनी ऊर्जा के संपर्क में आओ और फिर अपने भीतर दौड़ती उस ऊर्जा को जरा नजदीक से देखो। उस ऊर्जा में तुम्हें दो विपरीत धाराएं दिखाई देंगी, लेकिन वो विपरीत धाराएं एक संतुलन के नृत्य की तरह से हैं। जैसे आज तक बाहरी धरातल पर स्त्री और पुरुष के बीच का द्वंद्व कभी समाप्त नहीं हुआ। दोनों साथ रहने को विवश हैं और साथ होकर कॉन्फ्लिक्ट में रहने को विवश। फिर तुम इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती हो कि अब जीना है तो ऐसे ही जीना है, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही। लेकिन जरा अगर जागो तो तुम देखोगे कि यही तो तुम्हारे जीवन की संरचना है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक अहर्निश नृत्य, स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं का एक लयबद्ध स्वरूप। जैसे ही तुम उस ऊर्जा को देखते हो, तुम एकता का विचार त्याग देते हो। तुम स्पष्टता का सारा विचार त्याग देते हो कि तुम्हें कोई स्पष्टता नहीं चाहिए। विपरीतता है और वो विपरीतता सुंदर है। उस विपरीतता से ही, उन विपरीत ध्रुवों से ही जीवन चल रहा है। जैसे ही इस तथ्य का दर्शन होता है, वो ऊर्जा तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाती है। तुम देखते हो कि उस ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन को दिशा देनी प्रारंभ कर दी है। अभी क्या है? अभी ऊर्जा के धक्के बस तुमको चलाते। इसीलिए किसी व्यक्ति का अपनी भाव दशाओं पर, अपने कृत्यों पर कोई नियंत्रण जान नहीं पड़ता। मैं समझता हूं स्पष्टता से तुम कदाचित नियंत्रण का भी अभिप्राय ले रहे हो, क्योंकि भीतर से ऊर्जा का एक धक्का उठता है और तुम्हें बहा ले जाता है। फिर जब
घटना घट चुकी होती है, तुम उससे प्रभावित हो चुके होते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा का धक्का उठा था और तुम्हें बहा ले गया। लेकिन जब तुम जागोगे तो तुम देखोगे कि ऊर्जा को गति देने वाला तुम्हारे भीतर एक और तत्व है, तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा चैतन्य। वो सबसे पीछे है, लेकिन पहले तुम विचार से ऊर्जा यहां तक पहुंचोगे, फिर तुम उसके पीछे भी चले जाओगे। और जब तुम उस साक्षी या उस चैतन्य का अनुभव करते हो तो ऊर्जा तुम्हें बहा नहीं ले जाती है, तुम उस ऊर्जा के नियंता भी हो सकते हो। तुम्हारे जीवन में एक सृजनात्मकता आती है, तुम उसे एक दिशा भी दे सकते हो, और तब तुम अपने विचारों को भी एक दिशा देने वाले बन जाते हो। तब तुम अपने विचारों का उपयोग करने वाले बन जाते हो। इसीलिए तुम्हें हैरानी होती है किसी किसी के भीतर कुछ विशेष किस्म के विचार आते हैं और किसी व्यक्ति के भीतर नहीं आते। तकनीकी तौर से कहते हैं कि सभी को एक ही जैसा मन मस्तिष्क मिला हुआ है, फिर ऐसा क्यों कर है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सबके भीतर ऊर्जा का जो उतार चढ़ाव है वो भिन्न भिन्न किस्म से गति कर रहा है। तुम्हें उसे जान लेना है और इस द्वंद्व से मुक्त होने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दो। इससे मुक्त नहीं हो सकते। इसको जान लेना ही उससे मुक्ति है। तुम जितनी कोशिश करोगे उसको मिटाने की, वो तुम्हारे ऊपर उतना ही प्रबल होता चला जाएगा। लेकिन तुम उसे जब जान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तुम उससे अलग हो जाते हो। छोटी सी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। समझें इस बात को। बात स्पष्ट होती है या और उलझ गई? कभी कभी सुलझाने के प्रयास में बातें और उलझ जाती हैं। विचार और द्वंद्व का ऐसा ही स्वभाव है, उसको जितना सुलझाओगे वो उतना उलझ जाएगा। सुलझाने का प्रयास व्यर्थ है। उसके दृष्टा बन, उसके साक्षी बन। उसके साक्षी बनने में ही तुम उससे पार हो जाते हो। वो अपनी जगह अपना काम करते रहते हैं, तुम अपनी जगह अपने केंद्र में स्थित बने रहते हो। बस इतनी सी बात। फिर तुम्हारे भीतर से भाव गुजरते हैं, विचार गुजरते हैं। उनका उपयोग करना होता है तुम करते हो, नहीं करना होता है नहीं करते। साधारण सी बात। तुम उस ज्वार के शिकार फिर नहीं होते। तो सारे ध्यान का, सारी साधना का जो सारभूत है वो इतना ही है कि तुम अपने पीछे लौटते चले जा रहे हो, और पीछे लौटते लौटते तुम उस साक्षी तक ही पहुंचोगे। वही सारभूत है। शरीर एक कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके पीछे जाओगे। तुम्हारा मन एक कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके पीछे जाओगे। ऊर्जा वो एक कॉन्फ्लिक्ट में है, और फिर जब तुम उस सबको देखोगे तो तुम उसके भी पीछे चले जाओगे, केंद्र में, साक्षी में, जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई तरंग नहीं है, और वहीं से सारी तरंगें हैं। तो एक साधना का जो सिस्टम है, जो उसकी प्रक्रिया है, तो पीछे लौटते चले जाना है। वहीं पर खड़े होकर उसे सुलझाना नहीं है। पीछे लौटते चले जाओ अपने केंद्र। एक अन्य प्रश्न ने पूछा है मेरे को, पिछले एक ध्यान में आपके द्वारा संबंधों पर बोला गया प्रवचन हृदय को छूने वाला था। संबंध भले ही कम हो लेकिन रूटेड हो। यह बात तो ठीक है, लेकिन सही मायनों में जो मन का मीत होता है वो कैसे मिले?
आपस के संबंधों एवं मन में तनाव आने का कारण क्या यह नहीं कि हम चाहने लगते हैं कि पूर्णतः दूसरा मेरी हर बात को माने? कृपया इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर समाधान देने की कृपा करें, जिससे संबंधों में अधिक मिठास का अनुभव प्राप्त हो सके। पहले तो तुम ये बताओ कि जब इतने सारे स्वाद हैं तो मिठास पर ही इतना जोर क्यों? तुम भोजन में भी केवल मीठा ही नहीं खा सकते हो, सारे के सारे स्वाद के जो रेंज हैं उससे तुम गुजरना चाहते हो। संबंध भी ऐसे ही हैं, उसमें भी सारे स्वाद हैं, मीठे भी हैं, कड़वे भी हैं, खट्टे भी हैं, तरह तरह के स्वाद हैं। और अच्छा है कि संबंधों में तरह तरह के स्वाद हों, नहीं तो तुम बहुत गहरी बोरियत का शिकार हो जाओ। अब जहां बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वहां लोग बैठकर निरंतर साधना ही करते रहते हैं या बैठकर निरंतर प्रवचन ही देते रहते हैं। शांति का एक प्रतीक बता रहा हूं कि वो लोग ऐसे नहीं हैं जैसे शांति वार्ता में आए हुए हैं। संबंध एक रहस्य है। संबंध सर्वाधिक रहस्यमय घटना है। जिस तरह से जीवन में जन्म लेना एक सबसे रहस्यमय घटना है, उससे दूसरे स्तर पर सबसे रहस्यमय घटना है दूसरे से संबंधित होना। तुम किसी भी प्रकार की अपेक्षा से अगर संबंधित होते हो तो संबंध को सीमित कर देते हो। हालांकि संबंध अपेक्षाओं को जन्म देते हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं के प्रति जब तुम जागते हो तो तुम उसके पार संबंध की वास्तविक स्थिति को, उसकी जो रियल स्टेट है, उसको भी अनुभव कर सकते हो, जो चैतन्यगत है। एक व्यक्ति अपने आप में पूरा रहस्य है, तुम अपने आप में पूरा रहस्य हो। दो व्यक्ति जब संबंधित होते हैं तो दो रहस्य संबंधित होते हैं। उनको किसी कोटि में बांधना व्यर्थ है। अगर उन्हें तुम किसी कोटि में बांधते हो तो उसकी रहस्यमयता से चूक जाते हो। तो उनको एक रहस्य की तरह देखने का प्रयास करें। फिर वहां पर तुम्हारी साधना के लिए अभूतपूर्व गुंजाइश है। अकेले होकर कोई साधना में जितनी गति कर सकता है, मैं समझता हूं उससे अधिक गति वो संबंधित होकर साधना में कर सकता है, क्योंकि तब तुम्हारे लिए निरंतर चुनौती है, तुम्हारे लिए परीक्षा के निरंतर उपाय हैं, तुम्हारी चेतना की अवस्था को निरंतर परखे जाने के मौके हैं। अकेले अकेले तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम चेतना के किस गहराई या ऊंचाई पर पहुंचे। तुम्हें लगता है कि तुम शांति को उपलब्ध हो गए हो, लेकिन संबंध तुम्हारी शांति को बड़ी जल्दी भंग कर देते हैं। तब तुम्हें पता चलता है कि शांति की गहराई कितनी थी। जो सुंदर संबंध है वो तुम्हारे चेतना के विकास में सहयोगी होते हैं। और संबंधों का जो उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्ति अपनी सोई हुई संभावना को उपलब्ध हो सके। जो संबंध उस सोई हुई संभावना को उपलब्ध होने में सहायक नहीं होते हैं, वो संबंध तुम्हारे मन का ही एक अलग खेल होता है। तुम्हारे द्वारा ही प्रक्षेपित एक नई तुम्हारी संरचना होते हैं। इसीलिए तुम व्यक्ति से कभी संबंधित शायद ही हो रहे होते हो, तुम अपनी ही किसी मानसिक छवि से संबंधित हो रहे होते हो। तुम दूसरे को जैसा देखना चाह रहे थे, तुम उसे वैसा ही देख रहे होते,
इसीलिए कहते हैं कि जब दो लोग संबंधित होते हैं, मात्र दो लोग, तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनके साथ। एक तो वो जो सचमुच में है, और एक अपनी अपनी जगह पर वो जो वो अपने आप को समझते हैं। फिर एक व्यक्ति वो जो दूसरे को समझ रहा है, दूसरे के प्रति तुम्हारी जो धारणा है। फिर एक व्यक्ति वो वहां बनता है जो मिलने के कारण बनता है, जो मिलने के पहले नहीं था। जब तुम अकेले थे, तुम अलग तरह के व्यक्ति थे। तुम दूसरे से संबंधित हुए, तुम अलग तरह के व्यक्ति हो गए। तो तुम देखो कितने व्यक्ति वहां पर पैदा हो जाते हैं। इस सबके पीछे जो वास्तविक व्यक्ति है वो छुप जाता है। ये धारणाओं से निकले हुए जो संबंध हैं, फिर इनमें टकराहट होती है। पहले तो सबसे जो भ्रामक स्थिति थी कि तुम अपने को ही कुछ समझते थे, एक प्रोजेक्टेड इमेज तुम्हारी अपनी थी। उसके साथ तुम दूसरे से मिलने गए और तुमने दूसरे की जो प्रोजेक्टेड इमेज थी उसको भी क्रिएट किया, प्रक्षेपित उसकी जो तस्वीर थी। दूसरे ने तुम्हारी तस्वीर भी प्रोजेक्ट कर रखी थी। संबंधों में जो उलझाव है इसी कारण से, बस इतनी छोटी सी बात से, ये जो इतने तल में बता रहा हूं, बस उसी से सब उलझ जाता है। फिर ये जो प्रक्षेपित मानसिक संरचनाएं हैं, ये एक दूसरे से टकराने लगती हैं और सारा का सारा संघर्ष संबंधों में उत्पन्न हो जाता है। अगर हम इस तथ्य को एक बार ये देख सकें कि क्या सचमुच में दूसरे व्यक्ति के बारे में जो हम जान रहे हैं वो वैसा ही है, तो तुम्हें दूसरा व्यक्ति एक विराट रहस्य का द्वार बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि वो द्वार बन रहा है, उसके भीतर पूरा अस्तित्व गति कर रहा है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक हम प्रक्षेपित तस्वीरों के साथ संबंधित हैं, प्रोजेक्टेड इमेजेस के साथ। संबंधों को सीमित करने वाला, उनको यातना में बदलने वाला जो काम है, वो इन्हीं प्रक्षेपित मानसिक संरचनाओं का एक दूसरे से टकराना है। कि जो प्रोजेक्टेड इमेजेस हैं उनके टकराने से उन्हीं संबंधों में तुम्हें घुटन का एहसास होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दम घुट जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारी समस्या भी कि तुम्हें लगाव भी उसी प्रक्षेपित इमेज से है, तुम उसके सिवा जानते ही नहीं कुछ, तो तुम उससे छूटना भी नहीं चाहते और उससे छूटने की छटपटाहट भी पकड़े रहते। कभी कभी दुर्घटना ये हो जाती है, कोई तुम्हें एक खास छवि दे देता है, फिर तो तुम उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति जीवन में ना रहा तो तुम्हारी वो छवि इवेपोरेट हो जाएगी, वाष्पीभूत हो जाएगी। तुम्हें उसकी बड़ी आवश्यकता लगती है कि वो तुम्हारी छवि को जिंदा रखे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं एक दूसरे की छवियों को जिंदा रखने की। आध्यात्मिक धरातल पर संबंधों की जो अवधारणा हमने उस दिन रखी थी वो यही थी कि इन प्रक्षेपित मानसिक संबंधों से अलग हटकर उन वास्तविक संबंधों में प्रवेश करें जहां हमारा वास्तविक हो, हम जैसे हैं वैसे हो सके। उस क्षण हमारे बीच से झूठ विदा हो जाता है, हमारे भीतर से मानसिक उलझाव विदा हो जाता है। लेकिन हम जैसे हैं वैसे होना, ये उतना ही उलझा हुआ वक्तव्य है जितना कोई भी रहस्यात्मक वक्तव्य, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कैसे हो। ये एक नई प्रोजेक्टेड स्थिति है कि हम ऐसे ही हैं और हम चाहते हैं कि हमें ऐसा ही जाना जाए, लेकिन यहां से तुम एक हाइपोथेटिकल जर्नी कर सकते हो, एक परिकल्पनात्मक यात्रा कर सकते हो, हाइपोथेटिकल जर्नी। जैसे कोई विज्ञान में हम समस्या सुलझाते हैं तो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो हाइपोथेसिस ये क्रिएट करते हैं संबंधों में कि हम जैसे हैं
वैसे ही रहने का प्रयास करेंगे। पारदर्शी पारदर्शी होने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम अपने सुबह से शाम के सारे तथ्य बोल देते हो और जैसे तुमने सुबह के शाम तक अपने तथ्यों को जिया था तुम कहते हो तो पारदर्शी हो गए, क्योंकि तथ्य फिर परसेप्चुअली डिसेप्टिव है। समझ रहे? संबंधों पे इतना उलझाव इसलिए पैदा हो रहा है कि संबंध सचमुच में उलझे हुए हैं, तो एक डिसेप्टिव इमेज आती है हमारे सामने। डिसेप्टिव इमेज उसको कहते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो नहीं है, हम किसी अन्य माध्यम के भीतर से उसको देखते हैं तो हमें कुछ का कुछ दिखाई देता है। जैसे पानी में लकड़ी डाल दो, वहां से देखो तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी हो नहीं गई है, दिखाई दे रही है। ऐसे ही हमारे भीतर भी एक अदृश्य माध्यम है जिससे हम देखते हैं और चीजें कुछ की कुछ दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पर हम एक परिकल्पना कर सकते हैं कि हम पारदर्शी रहेंगे। पारदर्शी का तात्पर्य यह है कि हम अपनी भावनाओं और अपने भीतर की जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं उनके प्रति ईमानदार रहेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं है। जीवन इतना यातनापूर्ण इसलिए हो गया है कि हम अपने भीतर के सूक्ष्म भावनाओं और सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति गैर ईमानदार हो गए। हम उनकी चर्चा भी नहीं कर सकते। हम अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए संबंधों में जो तुमने मिठास की बात करी थी, उस मिठास को अगर काव्यात्मक ढंग से देखा जाए तो ठीक है, वो पोएटिक है। उस मिठास को हम एक हार्मनी की तरह से अगर कहें, एक समस्वरता की तरह से, तो अधिक उचित होगा, क्योंकि वहां पर हार्मनी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं, कोई विशेष अवस्था नहीं। तो हम अच्छी बातें करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने आसपास एक झूठी स्थिति को निर्मित करें, और सच्ची बातें कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम ऐसी स्थितियां निर्मित करें जिसमें एक दूसरे को चोट लगे, आघात लगे। एक दूसरे को आघात भी नहीं पहुंचाना है, लेकिन तुम प्रयोग करके देख सकते हो। अगर एक दूसरे के साथ सचमुच में संबंधों को तुम एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो, तुम कम से कम 1 महीने के लिए एक दूसरे के प्रति अतिशय सम्मान के साथ और उस व्यक्ति को प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य मानते हुए उसको अपनी सीमित दृष्टि से बाहर रखते हुए, समझ रहे, ये प्रयास करें कि हम अपने भीतर चलते सूक्ष्म विचार, संवेदनाएं, भावनाएं और जो सूक्ष्म बदलाव हैं उनके प्रति पूरी तरह से पारदर्शी रहेंगे और उस धरातल से ही सारा व्यवहार करेंगे। तो तुम देखोगे कि एक बदलाव घट रहा है, जैसे प्रकृति में सब कुछ बदल रहा है। कभी मौसम कैसा है, कभी मौसम कैसा है, ऐसे तुम्हारे भीतर भी बदलाव घट रहे हैं। संबंधों की जो विडंबना है, वो विडंबना यही है कि हम एक पर्टिकुलर इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए बाध्य हैं। सुबह से शाम तक तुम्हें एक छवि प्रोजेक्ट करनी है। मुस्कुराना है जहां नहीं मुस्कुराना है, शांत दिखना है। एक कृत्रिमता को तुम्हें ओढ़े रहना है, और अगर सहजता को तुम कहोगे तो फिर तुम्हें सुबह से शाम तक चीखते चिल्लाते रहना है। वो बड़ा बाहरी तल है, उलझन से भरा होना अपनी चीजों। लेकिन जैसे तुम साधना का उसका उपयोग करोगे संबंधों में, जो रूटेड की बात मैंने कही थी जड़ों की, वो साधनात्मक है जड़ों में, तो तुम अपने भीतर के एक सूक्ष्म बदलाव का अनुभव कर सकते हो। और बड़ा अच्छा हो कि तुम एक दूसरे के साथ उसे शेयर कर सको, एक दूसरे के साथ उसे बांट सको, और दूसरा इतना सहृदय हो, इतना समझदार हो कि वो तुम्हारी बात को समझ सके। और तब तुम देखोगे कि वो जो आत्मिक विकास है, जिसे हम चेतनागत विकास कहते हैं, उसमें पंख लग जाते हैं। क्योंकि कई बार तुम अपने भीतर के उन सूक्ष्म बदलावों को दमन करने के कारण ही बड़ी लंबी यात्रा करते हो
जो बड़ी जल्दी संभव हो सकती है। 1 महीने का अगर पारदर्शी जीवन हम जिए तो मैं समझता हूँ 10 साल की साधना के बराबर ये हो सकता है कि हम ऐसे हैं। हमारे भीतर ऊर्जा का एक बदलाव घट रहा है, भावना का बदलाव घट रहा है। हिंदू इसे रित कहते हैं, इस प्रक्रिया को और इस अवस्था को वो रित कहते हैं, एक बदलाव घट रहा है। लेकिन सामान्यतया हमने उस बदलाव को अनुभव करने की कभी कोशिश ही नहीं करी। हमारा शरीर रोज का रोज बदला चला जा रहा है, हमारे देखने का ढंग बदला चला जा रहा है। हम अगर एक दूसरे को स्पर्श भी करते हैं तो हमारे स्पर्श बदले चले जा रहे हैं, उनमें एक बहाव है, एक प्रवाह है। लेकिन अगर तुम संबंधों में ये बात उठाओ कि नहीं, सब बदल रहा है, कल तुम्हें मैं जैसे देखता था आज मैं नहीं वैसे देख रहा हूं, कल मैं जैसा था आज मैं वैसा अपने को नहीं पा रहा हूं, कुछ बदल गया है, तो घबराहट उठती है। इसीलिए हम इस प्रक्रिया को कभी संबंधों में जीते नहीं और कृत्रिमता को पकड़ के रखते हैं। थोड़ा डर लगता है कि अगर इस तरह से सब बदलता रहा तो पता नहीं क्या हो। लेकिन अगर जो इस बदलाव के साथ जिएगा उसका संबंध सचमुच में रूटेड हो, उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अस्तित्व के रहस्य का द्वार खोल दिया है, तो तुम उसके प्रति अतिशय सम्मानपूर्ण और उसके साथ तुम अतिशय गहराई का अनुभव करोगे। बदलाव का तात्पर्य ये नहीं कि तुम्हारा संबंध विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग इसीलिए डरते हैं, उनको लगता है अगर कृत्रिमता का हम उपयोग नहीं करेंगे तो संबंध बिखर जाएंगे, और वो करीब करीब एक दिन बिखर ही जाते हैं जितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जड़ नहीं आती, उसमें जो रूट्स हैं। अब कोई जड़ कृत्रिम नहीं हो सकती। जड़ जब नीचे प्रवेश करती है तो बड़ी उसकी अपनी प्रक्रिया है, अपनी सहजता है। दो संबंध जब साथ में है तो उनकी गहराई में यही पारदर्शिता उपयोगी होगी। कभी तुम मौन हो सकते हो, कभी तुम्हारे चेतना में बादल घिर सकते हैं, कभी बरसात हो सकती है, कभी वहां सूरज उगता है, कभी तारे हैं, कभी चांद, बहुत सारा। जैसे प्रकृति का बदलाव है ऐसे ही तुम्हारे भीतर बदलाव घट रहा है और तुम उस बदलाव के साथ जी रहे हो। दूसरे के साथ बात करने में एक उपयोगी बात यह होती है कि तुम अपरोक्ष रूप से उसके साक्षी बन जाते हो। अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। जैसे अगर कोई तुम्हारी बात सुनने वाला हो और तुम्हारी बात पूरी तरह से वो सहृदय होकर सुन रहा हो तो तुम सुनाते सुनाते कई बार ऊपर उठ जाते हो, अपलिफ्टेड हो जाते हो। शायद ही कहीं ऐसा होता है कोई व्यक्ति अपनी पूरी पारदर्शिता से किसी से बात कर सकता हो, क्योंकि खतरा होता है अगर पूरी पारदर्शिता से बात कर ले तो लगता है पता नहीं संबंध टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो ये संबंधों की कमजोरी है, उनकी जड़ विहीनता है, उनकी अपरूटेडनेस है कि हम उस तरह से बिहेवियर नहीं कर सकते, उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। रूटेडनेस ये है कि हम ऐसे व्यवहार कर सकते हैं और दूसरा फिर भी उस बात को समझेगा। ये एनलाइटेंड रिलेशनशिप, ये जागे हुए संबंध है, एनलाइटेंड रिलेशंस, जहां पर तुम इस तरह से जीते हो, अपेक्षाओं के जगत से बाहर और प्रक्षेपित मानसिक छवियों से बाहर। और फिर क्या होता है कि तुम्हारे भीतर सचमुच में आत्म रूपांतरण का जो प्रवाह है वो घट ही रहा है। एक बार तुमने उसे बिना दमन के देखा और अगर तुम दूसरे के साथ उस अनुभव को बांट पाए तो तुम्हारे लिए एक नया ही द्वार खुल जाता है। एक सद्गुरु के साथ देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई आता है अपनी बात कहता है, कभी कभी क्षण भर के लिए। हालांकि सद्गुरुओं के पास भी लोग बहुत गैर ईमानदारी से आते हैं, वो ईमानदारी से कभी कभी बात करते हैं। उनको लगता है कि वहाँ तो बहुत मौन, शांत, बहुत पायस्ट होकर आना चाहिए। जैसे मैं जब हॉस्टल में रहता था, मेरा मित्र था, वो आता था और इतना फनी सा है, मुझे हमेशा पता था कि वो सिगरेट पीता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता था। ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा नॉक करने से पहले वो सिगरेट बुझा के फेंकता था। अब अभी भी पीकर आ रहे हो तो पता भी चलता था।
तो मैं उससे कहता था भाई क्यों, तुम जैसे हो वैसे भी आ सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं। वो कहता था नहीं, आपके यहाँ आने के लिए कुछ मुझे पवित्र होना चाहिए। और फिर मैं कहा पीते क्यों हूँ? तो कहते था आते हुए डर लगता है, कुछ घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो कहता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही अक्सर मैं सिगरेट जलाता हूँ क्योंकि कुछ घबराहट होती है, और दरवाजे पर आकर बुझा देता हूँ क्योंकि फिर लगता है कि थोड़ा पवित्र होना चाहिए। तो ज़्यादातर संबंधों का यही काम है कि तुम दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते हुए कुछ और होते हो और उसके पास पहुँचकर कुछ और हो जाते हो। यही जो गैर ईमानदारी है, अपारदर्शिता है, उसे जड़ विहीन बना देती है। लेकिन ये कितना खतरनाक भी है कि तुम अगर उतने पारदर्शी हो तो संबंध कितनी देर टिके रहेंगे। अनइनलाइटेंड संबंध हो सकता है बिखर भी जाए, और कभी अगर बिखर भी जाए तो उस पर बहुत अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इतनी सामान्य सी घटना से बिखर जाए वो बिखरने जैसा ही होगा। उसको बचाए रखना भी क्या, वो ऐसा बबूला होगा जिसमें जाने अनजाने कभी हाथ लगता वो फूट जाता। लेकिन कोशिश करें संबंधों को इनलाइटेंड बनाने की, उन्हें जागृत बनाने की, और तब तुम एक नई ही यात्रा पर निकल जाओगे। उस संबंध में जड़ें होंगी और तब व्यक्ति मात्र व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वो तुम्हारे लिए भगवत्ता का माध्यम बन जाएगा। हर व्यक्ति उसका माध्यम, ऐसा नहीं कोई एक माध्यम है दूसरा माध्यम नहीं है। तो जैसे गुरु की बात में कह रहा था, कभी कभी तुम्हें ऊंचाई का जो अनुभव होता है वहाँ इसीलिए किसी क्षण में तुम उसके साथ पूरे पारदर्शी हो पाते, या कभी कभी तुम्हें ये भाव पकड़ लेता है, तुम कुछ कहते तो नहीं हो लेकिन तुम कम से कम अपने अंदर ये यकीन करते हो कि जो सद्गुरु है तुम्हें आर पार तो देख रहा होगा और तुम बचना नहीं चाहते हो उससे। कोई तुम्हारे अंदर ऐसा भाव नहीं कि तुम जैसे हो उसके सामने प्रस्तुत हो, वो तुम्हें आर पार देख सकता है और तुम पाते हो कि तुम्हें ऊंचाई पे उठा। रित ने तुम्हें आच्छादित कर दिया। इस रित को ही हैपनिंग कहते हैं, घटना, ग्रेस, प्रसाद। वो घटता है पारदर्शिता के साथ। अचानक तुम पाते हो कुछ घट गया, वो कोई दिया नहीं जा सकता। कोशिश कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, प्रयोगात्मक बातें हैं, ट्रायल एंड एरर की बातें। कोशिश करके प्रयोग करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। कोई बात इस पर कहना चाहेंगे? जो पहले विचारों वाला बताया आपने, तो एक ही तरह के विचार डेली जो है 80% 90% वही विचार रिपीट होते रहते हैं, दिन में कई बार रिपीट होते हैं, नए विचार जो है वो कम। यही बात है एक्चुअल में। देखिए, आम व्यक्ति की समस्या यही है कि बहुत कम विचारों में रहता है। इसका दर्शन करना चाहिए। आम व्यक्ति के पास बातें भी बहुत कम होती हैं। कई बार कुछ लोग 4-5 बातों में पूरी जिंदगी बिता देते। तो इस पर जब जागोगे तुम्हें हैरानी होगी, हंसी आएगी और तुम उससे मुक्त हो जाओगे। इतने ही विचार घूमते हैं और तुम अपने को बड़ा विचारवान समझते हो। चंद बातें हैं और तुम रोज बातें कर रहे हो। लोगों की बातों को अगर तुम सुनोगे तो सारी बातें करीब करीब रिपीटेटिव, खास मौके पर खास बात कहेंगे, उसी जगह पर वही प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे कथावाचक होते हैं जो राम कथा या तरह तरह की कथाएं कहते हैं, तो हर प्रसंग पर उनके फिक्स्ड इमोशन है, फिक्स्ड आलाप है, सारा भाव है, सब तय है। वहाँ पर आएंगे तो आँख में आंसू आएगा, भाव आएगा, सारा है, क्योंकि वो वही होता है, वैसे ही है। तो वो यहाँ कथा कह रहे होंगे तब भी वही सारा होगा, दूसरी जगह होगा तो वहीं पर आंसू। कैसे ऐसा हो सकता है? उसी जगह पर फिर आंसू आएगा, कभी पहले आ सकता है, कभी बाद में आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है आंसू, हंसी भी नहीं आ सकती। लेकिन रिपीटेटिव, और व्यक्ति रिपीटेशन में रस लेता है, सिक्योरिटी लगती है उसको, सुरक्षा लगती है। रिपीटेशन नहीं होता है, थोड़ी घबराहट पकड़ती है। आम व्यक्ति अपनी बातों पर भी ध्यान दे तो बड़ी जागरूकता होगी। तुम वही बातें करोगे, पर्टिकुलर संबंध, उसके संबंध में तुम वही बात जिंदगी भर दोहराते हो। विशेष अवसर पर तुम वही बात करते हो। मैंने देखा है लोग टेलीविजन भी देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, वही दृश्य आने पर वो वही बात बार बार कहेंगे। जब भी वो दृश्य आएगा तो वो वही बात पहले भी कही होगी उन्होंने, फिर वही बात कहेंगे। कोई अवसर होगा विशेष, उस पर भी वो वही जुगाली
तो व्यक्ति के पास बातें भी 5-10 हैं, 2-4 विचार हैं, उसी में पूरी जिंदगी बिता लेता है, कोई समस्या नहीं होती। उसको देखेंगे तो उससे बाहर हो जाएंगे, चेतना के जगत में चले जाएंगे। क्योंकि आमतौर से ये भी कहते हैं कि जो बड़े से बड़े वक्ता हैं उनके पास भी बड़े कम शब्द होते हैं, और आम व्यक्ति तो शब्दों का भी बहुत कम उपयोग करता है। तुम अगर गौर करोगे, तुम इसीलिए बोलना मुश्किल है, किसी को कोई बात कहो घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास 25-30 शब्द हैं, 20-25, उन्हीं शब्दों को वो इधर उधर करके बात भी करता है, बोलता भी है। शब्द भी बड़े सीमित है। बड़े से बड़ा वक्ता 200-400 शब्दों का उपयोग करता है, 500 कर लेता है बहुत ज़्यादा, और उन्हीं शब्दों से वो तुम्हें बड़ा ही विशिष्ट जान पड़ता है कि कितना प्रवाह है और कितनी उसकी शैली अद्भुत है। आम व्यक्ति 25-30 शब्दों से काम चला लेता है। तो हमारे जीवन की ये जो व्यवहारिकताएं हैं बड़ी सीमित, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, इनको देख लेना शुभ है, और तब तुम उससे बाहर हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि सारे मित्र यहाँ पर उस इनलाइटेंड रिलेशनशिप को जिएंगे, प्रयोग करेंगे, थोड़े बहुत खतरे उठाएंगे। ये जरूरी है कि संबंध में दोनों लोग लर्निंग को करें कि एक पर्सन जो पारदर्शिता की आपने बात की, एक पर्सन ये इसको निभा सकता है क्या, दोनों का होना जरूरी है? देखिए, यहाँ पर एक कर जरूर सकता है। रिलेशनशिप का मतलब ही देखिए दोनों का हो गया। एक के करने पर टकराहट बढ़ेगी, तो व्यावहारिक पक्ष इसका जो है वो थोड़ा सा कष्टप्रद होगा। अगर दूसरा व्यक्ति कम से कम संवेदनापूर्ण हो, सहृदय हो, प्रेमपूर्ण हो, तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष बहुत पूर्वाग्रहग्रस्त है, बहुत प्रेजुडिस्ड है और बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है बात को, तो इससे व्यवहारिक दिक्कतें हैं। और दूसरा जो विकल्प है मैं सुझाऊंगा नहीं, हालांकि उसको भी सुझाया जा सकता है, वो और खतरनाक है। तो पहला विकल्प यही है, दूसरा विकल्प यही है कि अगर ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहा जा सकता जो हमारे प्रति सहृदय, सम्मानपूर्ण और ईमानदार है, तो उसके साथ रहने का तात्पर्य भी क्या। अन्यथा संबंधों में इतना तो सम्मान होना चाहिए कि हम दूसरे को समझने के लिए तैयार रहें। वो सही है गलत है इससे हमें नहीं मतलब, तैयार रहें, अपने विचार को थोपे नहीं कि पहले से ही कुछ मान कर बैठे हुए। कोशिश करेंगे, खोजेंगे उसको, हो सकता है दूसरा गलत हो या सही हो, दोनों बातों के लिए तैयार रहेंगे तो कर सकते हैं। और दोनों अगर आध्यात्मिक इतनी ही यात्रा है, इसीलिए संबंधों में मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं सुझा रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण करेंगे या हठ योग करेंगे और हिमालय चले जाएंगे तो एक व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो इस खोज, मेरे अंदर ये आध्यात्मिक खोज नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जीवन को भरपूर जीने की आकांक्षा है, जीवन में भरपूर आनंद, शांति और हार्मनी को, समस्वरता को पाने की सबकी भावना है, वही आध्यात्मिक खोज है। तो उस खोज में साथ साथ चल सकते हैं। संबंधों में बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, ये सब बातें सिखाई नहीं जाती। पहली चीज़, किसी व्यक्ति की पारदर्शिता को बहुत ही सम्मानपूर्वक लेना चाहिए। तो हम दूसरे व्यक्ति को झूठा होने के लिए बाध्य कभी नहीं करेंगे। संबंधों में जब झूठ प्रवेश करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने भावनात्मक दबाव से या अपने जो व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं हैं उनके दबाव से दूसरे व्यक्ति को झूठा होने के लिए या झूठ बोलने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि अगर वो पारदर्शी होगा तो दूसरा उसको ठीक से समझ भी नहीं पाएगा, और हमेशा कोई सही या गलत भी नहीं होता। इस प्रयोग में कभी हम सही भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर संबंधों में लोगों की फिक्स्ड धारणाएं हैं, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है।
पहले तो इस चीज को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहिए कि सही गलत जैसी कोई चीज नहीं है। हम जब दूसरे को जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं वही गलत है। अनजाने में तो चोट हम खाते ही रहते हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो हम जानबूझकर दूसरे को आहत करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इतना अगर मानवीय स्वभाव है तो कोई समस्या ही नहीं। तो दूसरे संबंधों में दोनों पार्टी को इतना एक दिन बैठकर तय कर लेना चाहिए कि भाई जानबूझकर आहत करने की कोई भावना नहीं। इतने हम सिविलाइज्ड, इतने विकसित हो चुके हैं, फिर भी अगर अनजाने में आहत होते हैं तो इसको हम बैठकर बात कर लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सचमुच में हम क्यों आहत हुए या तुम क्यों आहत हुए, क्या बात थी। तो पारदर्शिता की यात्रा निकलेगी। लेकिन चूंकि हम सारे फिक्स्ड नाम से चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों ही लोग साथ साथ चलें, क्योंकि ये आध्यात्मिकता कोई ऐसी नहीं है कि इसमें कुछ विशेष श्रम करना है। ये तो दोनों के जीवन को सुंदर बनाने की यात्रा है। और पहला काम यही है कि एक दूसरे का आत्यंतिक सम्मान करें। आत्यंतिक सम्मान के साथ हम एक दूसरे को समझने की तैयारी कर सकते हैं। अभी देखिए समस्या क्या है, सारे संबंधों का यही रोना है कि वो मुझे समझता नहीं दूसरा। सारे संबंधों का थोड़े बहुत अंतर के साथ यही रोना है कि वो समझा नहीं जा रहा है। लेकिन वो कभी समझा नहीं जा पाएगा जब तक हमारे सही गलत के नॉर्म फिक्स होंगे और हमारे जो पूर्वाग्रह हैं वो जब तक फिक्स्ड होंगे तब तक समझा नहीं जाएगा। एक पारदर्शी ढंग है कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी कभी ये भी बात हो सकती है कि दूसरे के प्रति बड़ी नकारात्मकता की तरंग उठ रही है। आम संबंध में कोई ये बताने नहीं जाएगा। मुझे प्रेम उठ रहा है ये तो बताने जाओगे कि आज मुझे तुमसे बहुत प्रेम अनुभव हो रहा है। लेकिन मनोवैज्ञानिक सत्य ये भी कहता है कभी कभी तुम्हें झुंझलाहट, इरिटेशन, कभी कभी तुम्हें दूर भागने का मन करता है, कभी कभी तुम्हें थोड़ा अकेले होने का मन करता है, कभी तुम्हें नकारात्मकता भी पकड़ती है। तो अगर इसको भी बताने की गुंजाइश हो, संभावना हो, तो संबंध अधिक सुंदर हो जाते हैं, वो पारदर्शी हो जाते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करने में तुम किसी नई यात्रा पे निकल जाओगे, वो भी बड़ा सुंदर है। इसीलिए इसमें कोई सही गलत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे किसी व्यक्ति से अचानक तुम्हें प्रेम था 10 दिन, 11वें दिन अचानक तुम उठे और तुम्हें लगा कि आज मेरे सामने ना पड़े। सभी संबंधों में एक दिन आता है, वो 11वां दिन सभी संबंधों में आता है। क्योंकि हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए हमें लगता है कि नहीं आता, हम उसको ढक लेते हैं। लेकिन उस 11वें दिन हम अगर एक्सप्लोर कर सके कि ये ऊर्जा जो अभी ऐसी यात्रा कर रही थी किस डायरेक्शन में मोड़ गई, उस ऊर्जा में क्या बदलाव हुआ, तो हम किसी नई खोज को उपलब्ध हो सकते हैं। हम दूसरे को जानने के या दूसरे के भीतर घट रहे बदलावों को, अपने भीतर घट रहे बदलावों को और अच्छाई से समझ सकते हैं। ये पारदर्शिता से मेरा तात्पर्य है। और पूरी इंद्रधनुषी रेंज, इमोशंस की पूरी इंद्रधनुषी रेनबो रेंज, इसीलिए मैंने मिठास शब्द को पहले हटाया था, क्योंकि तुम एक जैसे हो ही नहीं सकते, तुम पूरी रेंज से गुजर रहे हो। कभी कभी उसी व्यक्ति के साथ तुम उदासी का कारण दूसरा नहीं है, उदासी का कारण हो सकता है तुम भी नहीं हो, दोनों नहीं हो सकते। लेकिन इस बात को हम बांट सकते हैं कि ठीक है, सब अच्छा है, तुमसे मिलकर मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन तुमसे मिलकर मैं उदास हूं। मैं क्यों हूं मैं नहीं जानता, इसे कारण तुम हो या मैं हूं ये भी मुझे पता नहीं। लेट अस एक्सप्लोर कि ये उदासी कहां से उतर रही है, तो तुम जीवन के और गहरे तलों पर उतरोगे। ये काइंड ऑफ विपासना है, उसका एक गहरा विस्तार है। जैसे विपासना में तुम सांसों को ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके भीतर प्रवेश कर जाते हो, फिर और गहरे जीवन में प्रवेश कर जाते हो। तो इसी तरह से तुम जब
घटते हुए बदलावों को अनुभव करते हो तो वो सांसों का ही पावर है। उन बदलावों के साथ तुम फिर नई यात्रा पे चले, तो इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और कभी कभी तुम बहुत प्रसन्न अकारण किसी के साथ मिले हो और बहुत प्रसन्न हो, तो एक तो काम है कि तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्नता को बांटो, और एक है कि थोड़ा फोकस उस प्रसन्नता की उठती हुई लहर पर देने का भी करो। पारदर्शिता में एक दूसरे से मिले और हमने कहा कि आज तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये प्रसन्नता कहाँ से आ रही है, कहाँ से घट रही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आमतौर से हम रिलेट करते हैं कि सारी चीज या तो तुमसे घट रही है या मुझसे घट रही है संबंधों में। इसका दोनों जगह पर ध्रुव नहीं है, इसीलिए इसकी जड़ों की बात मैंने कही। उसका स्रोत कहीं और गहरे से आ रहा है, कहीं अंदर से आ रहा है। व्यक्ति तो ऊपर केवल उसका एक्सप्रेसिव पार्ट है, उसकी अभिव्यक्ति का एक उपकरण है। तो प्रयोग करें, इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है संबंध इससे और अधिक सुंदर हो जाएंगे, संबंधों से झूठ चला जाएगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा और सारे लोग स्पिरिचुअल हो पाएंगे, आध्यात्मिक हो पाएंगे। फिर ये कहने को नहीं होगा कि हम तो अभी घर परिवार में हैं तो आध्यात्मिक कैसे हैं। आध्यात्मिकता का यही ढंग है। और फिर अचानक तुम गहरे तलों का भी स्पर्श कर सकते हो, समाधियां हैं या और गहरे जो चेतना के अनुभव हैं तुम उनको अनुभव कर सकते हो। वही चीज़ नहीं है।